नमस्कार। शोमर रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आपने सट्टा बाजार सुना होगा। ज्यादातर लोग इसमें डूबते हैं और तैरते हैं। ऐसे ही जो है राजनीति में भी है सट्टा बाजार, और जिसके माहिर खिलाड़ी हैं शरद पवार। शरद पवार और सत्ता का रिश्ता जो है पानी और मछली की तरह है। शरद पवार कभी भी सत्ता से बाहर रह नहीं सकते हैं। ये इनके इन प्रकार तिकड़मों से वह फिर सत्ता के नजदीक आ जाते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के जो आर्किटेक्ट हैं वो शरद पवार ही है, और आज वही आर्किटेक्ट उन्होंने एमबीए पर जो है बुलडोजर चला दिया। उन्होंने ये एमबीए को ध्वस्त कर दिया। आज आप देखें एमबीए कहीं पर वहां पर है नहीं। महाराष्ट्र में सबके सब अब अलग अलग हो गए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, या खुद शरद पवार हो। ये पूरा एमबीए जो है बिखर गया। शरद पवार और सत्ता, इनका बड़ा घना रिश्ता है। दो कांग्रेस से शरद पवार टूट करके बाहर गए। कांग्रेस को उन्होंने तोड़ा, अपनी सत्ता बनाई, अपनी पार्टी बनाई, और कुछ ही महीने बाद उसी कांग्रेस के साथ मिलकर के उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनाई। विपक्ष का गठबंधन बनाया, बीजेपी के खिलाफ, शिवसेना के खिलाफ। और 2014 में जब शिवसेना नखरे दिखाने लग गई तो उन्होंने जाकर के बाहर से समर्थन दे दिया, और मजबूरन शिवसेना को घुटने टेकने पड़े। असल में क्या है कि मैंने एक बार अपने कोरम में मैंने देखा था कि शरद पवार चाहते हैं कि महाराष्ट्र में केवल दो ही पार्टियां रहे, एक क्षेत्रीय पार्टी और एक राष्ट्रीय पार्टी। तो क्षेत्रीय पार्टी में जो मुख्य है उसमें शिवसेना एक प्रमुख दल था माने अब भी है, अब शिंदे के रूप में है, अब इनके रूप में तो है नहीं, उद्धव ठाकरे के रूप में। तो ये चाहते थे कि शिवसेना को किसी तरह खत्म कर दिया जाए, और ऊपर से कांग्रेस बीजेपी में से केवल एक पार्टी रहे, क्योंकि वो कांग्रेस को भी खत्म करना देखना चाहते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जो कांग्रेसी हैं वो उन्हीं के मित्र लोग हैं, मतलब उसी पार्टी से निकले तो निश्चित रूप से उन्हीं के ही है। तो अगर एक बीजेपी रहे और एक शिवसेना रहे, ये उनका एकमात्र उद्देश्य था राजनीति में राजनीति करने का। इस पर मैं आगे चर्चा करूं इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप अपनी राय जरूर व्यक्त करेगा कि ये जो खलबली मच गई है महाराष्ट्र में, उसके क्या मायने हैं, और इसका जो मैं विश्लेषण कर रहा हूं ये कहां तक सही है। 2019 में सब जानते हैं कि एक बार शरद पवार ने फिर अपनी वो एक चाल चली, तिकड़म चली, और उन्होंने सत्ता के लालची उद्धव ठाकरे को इस गठबंधन से तोड़ दिया जो चुनाव से पहले का गठबंधन था, बीजेपी का और शिवसेना का, और महाविकास आघाड़ी की सरकार बना दी, और अप्रत्यक्ष रूप से वही सत्ता के मालिक थे। मुख्यमंत्री तो खैर अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। उनका एक दूत था संजय राउत, तो वो उनका फैन बन गया। तो ये स्थिति ये थी। अब क्या हुआ कि 2024 में भी, लेकिन इस बीच जो है जो चालें उन्होंने चली, जो तिकड़में उन्हें चली, उनको उनके गुरु मिल गए, फडणवीस या अमित शाह, और दोनों पार्टियों में टूट हो गई। ये सड़कों पर आ गए। यहां तक तो ठीक था, लेकिन 2024 के चुनाव में आपको पता है यूएस एड करके जो है एक अमेरिकन संस्था है, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, तो वो इस तरह के काम कराती है। तिकड़ में वो भी जो है तिकड़ों में माहिर है। कहाँ उनको अपनी सरकार चाहिए वहां वो जाकर के फंड करते हैं, उन लोगों को ढूंढते हैं। हालांकि वो सरकारी योजनाओं में भी पैसा देते हैं, लेकिन एनजीओ के माध्यम से भी वो पैसा देते हैं, और वो सबसे बड़ा उनका वो है, जो सरकारी योजनाएं वो केवल आयवाश के लिए, और जो मुख्य उद्देश्य उनका वो है, वो एनजीओ के माध्यम से वहां की सरकार को अपने पक्ष में लाती है। तो इसी यूएस एड के चलते 2024 में जो एनडीए गठबंधन था या जो बीजेपी थी, नरेंद्र मोदी थे, उनका प्रभाव बड़ा कम हो गया, और वो 303 से बजाय ऊपर जाने के 240 पे आकर के अटक गए, यानी 63 सीट्स का नुकसान हो गया। तो ये प्रभाव उसका था। तो ये लोग फिर वो हो गए कि वाह वाह वाह, अब तो हमने विश्व विजय कर लिया। 99 सीट पाने वाला राहुल गांधी ऐसा व्यवहार कर रहा था कि
ये प्रधानमंत्री बन गया। और इनकी बड़ी उम्मीदें थी कि नीतीश और नायडू दोनों उनके साथ आ जाएंगे और बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देंगे। लेकिन जैसे ये प्रभाव खत्म हुआ, विद इन 6 मंथ सारा परिदृश्य बदल गया। जम्मू कश्मीर से लेकर के, हरियाणा से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के, और अंत में अभी ताजा ताजा दिल्ली में जो ये नाच रहे थे सब सड़कों में आ गए, सब चारों खाने चित हो गए। अब ये जब स्थिति बनी और एक के बाद एक राज्य बीजेपी की झोली में जाने लगे, और ऊपर से पूरा जो सनातनी लोग थे उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, तो बड़ी बौखलाहट हो गई। महाराष्ट्र में दोनों टूटे हुए दल, यानी इसका भी शरद पवार की एनसीपी भी और उद्धव ठाकरे की, उनके नेताओं में बेचैनी फैल गई कि कैसे अपने को बचाएं, राजनीति में कैसे अपने को सार्थक रखें, कैसे जो है जिंदा रखें। तो वहां एक बड़ी बेचैनी हो गई। शरद पवार जो परिवार है, पवार परिवार, उसमें मंथन हुआ कि दोनों के धड़ों को मिल जाना चाहिए, और लगभग ये सब होने ही वाला था। ऐसे ही जो ये उद्धव ठाकरे की पार्टी है, अब उसके साथ तो जा नहीं सकते थे, शिंदे के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि शिंदे को तो उन्होंने इतनी गालियां दी है कि जिसकी मतलब कोई सीमा ही नहीं है। अब उसके नेतृत्व में, शिंदे के नेतृत्व में, ना उद्धव ठाकरे जा सकता था, ना उनका बेटा आदित्य ठाकरे। तो लगभग ये बात चल रही थी कि बाहर से समर्थन लेकर के एनडीए का एक घटक बन जाए। ये सब बातें चल रही थी। 2-3 महीने हनीमून भी चला। अगर आप लोगों ने देखा होगा, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे जो पहले गालियां देते थे देवेंद्र फडणवीस को, और इवन वो उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं गए, उन्हें भी अल्टीमेटली अपनी नजदीकियां उनसे बढ़ानी शुरू कर दी, उनसे मिलना जुलना शुरू कर दिया। और ये लग रहा था कि महाराष्ट्र में जो है रीअलाइनमेंट होगा फोर्सेस का। उद्धव ठाकरे बाहर से समर्थन दे सकते हैं, एनडीए के घटक बन सकते हैं, क्योंकि वैचारिक रूप से तो वही है, वो जो बीजेपी है वही वो है, और इससे पहले बरसों तक एनडीए के साथ रहे, तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और क्योंकि वो शिंदे के साथ नहीं जा सकते थे, तो एक इंडिपेंडेंट रूप से वो आ सकते थे। और जहां तक एनसीपी का सवाल है, एनसीपी कभी भी जो है एनडीए का घटक नहीं रही है, और ना उनकी विचारधारा मिली है। लेकिन जब अजीत पवार ने उनके साथ जाकर के एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करी विधानसभा चुनाव में, जितना वो कभी नहीं लाए, इकट्ठा एक संगठन के रूप में और अलायंस के रूप में, उतना वो यहाँ पे बात करता है। एनसीपी में जो है अजीत पवार जैसे, उसमें लोकसभा चुनाव में चारों खाने चित हो गए, लेकिन जो सफलता उनको मिली विधानसभा चुनाव में, उससे उनके होश फाकते हो गए, और ये घट करके नीचे रह चले गए। जो शरद पवार जो अपने को असली कहते थे, जब वो कहते थे कि कौन है, कह रहे मैं हूं एनसीपी करके, से एक बार पत्रकारों ने पूछा। तो जब रिजल्ट आए तो पहले तो बहुत बहानेबाजी, सब ये सब चीजें हुई, कभी यहाँ वोट बढ़ गए, कभी वहां वोट बढ़ गए, इस ढंग से उल्टा सीधा सब ये चला रहे थे कि साहब ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और ईवीएम है कोई, मतलब जो भी कांग्रेस के जो भी षड्यंत्र होते हैं, अपने अलावा दूसरे को सारी चीजों को दोष देना, वही उसमें भी चल रहा था। लेकिन अंततः वो दिल से जानते थे कि हमारी पकड़ खत्म हो गई। तो दोनों एनसीपी में जो है बात चलने लग गई। परिवार में मैंने बताया कि ये बात हुई कि दोनों मिलकर के लड़े। ये खिचड़ी पक रही थी, और जब तक ये पकती मतलब उद्धव ठाकरे से भी और शरद पवार से भी महाराष्ट्र की ये खिचड़ी पकी रही थी। यानी उद्धव ठाकरे, शरद पवार, इन सब का जो ये हो रहा था, तो लग रहा था कि ये पक गई खिचड़ी। तभी विस्फोट कर दिया अमित शाह ने। उन्होंने खुलेआम कह दिया कि आप लोगों की राजनीति खत्म हो गई, क्योंकि अमित शाह बहुत चिड़े हुए थे इन दोनों से, क्योंकि एक जनता के जो जनादेश था, उसको उद्धव ठाकरे ने शरद पवार के कहने पर जो है आदेश ठुकरा दिया, और सरकार नहीं बनने दी, और इनके साथ चले गए। तो वो नहीं चाहते थे कि इन लोगों को, जिनकी राजनीति अब खत्म हो रही है, क्योंकि लग रहा था कि इनकी राजनीति खत्म हो रही है, जो भी इस परिदृश्य है, तो वो नहीं चाहते कि इनको पुनर्जीवन मिले, ये फिर उठे और फिर तिकड़ों में लग जाए। इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये नहीं आएंगे, कि हम इनको खत्म कर देंगे, ये तिकड़े में बहुत हो गई है। उन्होंने शरद पवार को डायरेक्ट ये बात कही,
और उद्धव उद्धव ठाकरे तो खैर नहीं था। लेकिन क्या था कि इसमें इनका पहला दुश्मन कौन है? उद्धव ठाकरे, शरद पवार नहीं है। क्योंकि जो शिवसेना इतने साल तक 20-25 साल तक साथ में रही, उन्होंने सत्ता के लिए जो धोखा दिया। अब शरद पवार तो ठीक है, उनका नेचर ये है कि यहां से तिकड़म करो, वहां से यहां तोड़, वहां जोड़, ये सब करके, तो उनका पहला निशाना जो है, पहला और अंतिम निशाना यही है। लेकिन इसके बावजूद वो नहीं चाहते हैं कि शरद पवार भी इतने मजबूत हों कि वो सौदा कर सके और सत्ता में अगर सत्ता इनको अगर एनडीए को बना दिया तो सत्ता में जो है वो किया जाए, कि वो इस स्थिति में पहुंच जाए कि वो मोल भाव कर सकें। इसलिए दोनों को उन्होंने वो कर दिया। अब आप ये मान लीजिए कि उद्धव ठाकरे का चैप्टर तो खत्म हो गया। उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है, अब वो एज ए पार्टी वो यहां नहीं आ सकती। उनके लिए एक ही विकल्प है कि शिवसेना एक घटक, एनडीए के घटक के रूप में, माइनस उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, अगर वो आए तो आ सकते हैं। और इस बात का भी मंथन हो रहा है, पार्टी में मंथन हो रहा है। बार बार खबरें आती कि ये उससे मिला, वो मिला। और आजकल जो दिन रात उद्धव ठाकरे यही काम कर रहे हैं, अपने लोगों को बचा रहे हैं, अपने लोगों को रोक रहे हैं, किसी भी तरह वो मान जाए। तो ये तो उद्धव ठाकरे की बात होगी। लेकिन मैं शरद पवार की बात आता हूं। शरद पवार का एकमात्र लक्ष्य है पार्टी को बचाए रखने का, कि उनकी बेटी को वो राजनीति में प्रतिष्ठित हो जाए, स्थापित हो जाए राजनीति में। और राजनीति में स्थापित होने का एक ही मतलब है, उनको कोई मंत्री पद मिल जाए। तो उन्होंने जब देख लिया कि ऐसा नहीं होने वाला है जो ये कह रहे हैं, अमित शाह ने जो संदेश दिया है, वो समझ गए कि इन बातों से नहीं होगा। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने मोदी जी से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ सॉफ्ट कॉर्नर जो है मोदी जी का मेरे पड़ती है। और मोदी जी की बात तो फाइनल ही है, अमित शाह भी वो नहीं करेंगे। लेकिन जो डेवलपमेंट है, तो उन्होंने पहले एक मराठी सम्मेलन यहाँ होना था, जो अभी हुआ 1 हफ्ते पहले दिल्ली में हुआ। तो उन्होंने जो है, जो उसके आयोजक थे, उन्होंने कहा भाई इसमें जो है मुख्य अतिथि के रूप में मोदी जी को बुलाया जाए। सारे भौचक के रह गए। उसके बाद जैसे ही खबर फैली, पूरा एमबीए में जो जलजला आ गया, भूकंप आ गया कि शरद पवार क्या कह रहे हैं। वो शरद पवार जो एमबीए के आर्किटेक्ट हैं, ये क्या बात करें कि मोदी जी को जो मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाए। तो मोदी जी के पास गया, उन्होंने मान लिया, ठीक है। क्योंकि मोदी जी ने इनको जो है, सब कुछ होने के बावजूद इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया है, उन्हीं के राज में इनको पद्म विभूषण मिला, तो मान गए। लेकिन जो पीछे की जो राजनीति है, वो ये है कि ठीक है, ये जो है इनको एक घटक दल के रूप में नहीं, बल्कि अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करे। ये इसके पीछे राजनीति हो सकती है। क्यों वो विलय अजीत के साथ नहीं कर सकते? क्योंकि अजीत के पास सिर्फ एक सांसद है लोकसभा का, और उनके पास 10 है। तो वो फिर बार्गेनिंग की स्थिति में आ जाएंगे। जैसे एनडी, जैसे माना जा रहा है, जैसे ये रिवर उड़ती है कि साहब ये चले जाए, अगर शिंदे चले जाए, अजीत पवार तो खैर नहीं है, बेचारे के पास एक ही है, नीतीश चले जाए, ये चंद्रबाबू नायडू चले जाए, तो इस सरकार गिर सकती है। तो वो ऐसी किसी भी संभावनाओं को पनपना नहीं देना चाहते हैं कि शरद पवार के पास फिर चाबी आ जाए इस सरकार की। तो जो विकल्प जो हो सकता है, वो ये है कि वो अपनी पार्टी का मर्ज कर दे इसमें। कम से कम संसदीय दल का जो है, जितने भी 10 सांसद हैं, वो बगैर उसके इसमें आ जाए। क्योंकि अगर इसमें आ गए तो फिर वो पार्टी नहीं तोड़ सकते हैं। अगर वो शरद अजीत पवार के साथ जाते हैं तो 11 में से 10 इनके, एक उनका 11 हो गया, तो 11 में से 10 तो जो मर्जी वो करेंगे, कभी भी समर्थन वापस ले सकते हैं। तो इसलिए जो है, यह संभावना है कि इनको तो मिल जाएगा, सुप्रिया सुले को पद मिल जाएगा, लेकिन इसके पीछे घटक दल के रूप में नहीं, मर्ज करना पड़ेगा। और इसी बहाने शायद प्रफुल्ल पटेल भी वेटिंग लिस्ट में है। वो भी उम्मीद कर रहे होंगे कि मुझे भी कुछ मिल जाए। तो अगर ऐसा कोई डेवलपमेंट होता है तो ये हो सकता है। लेकिन फिर मैं एक बात बताऊं, इस बात की परीक्षा होनी है अभी संसद में जो आ रहा है, वक्फ का जो संशोधन बिल आ रहा है, उस समय इनकी परीक्षा हो जाएगी। कितने लोग जो है इसके साथ देते हैं, इस बिल के पक्ष में कितने एनसीपी के लोग और उद्धव ठाकरे के लोग कितना समर्थन देते हैं। इसके बाद जो है पूरा घटनाक्रम चेंज होगा। अगर इन्होंने दे दिया साथ, तो परिस्थितियां बदल जाएंगी, ये इनकी पार्टी आ जाएगी इसमें। और जो ये है
उद्धव ठाकरे एक घटक दल के रूप में इसमें आ जाएंगे और वो उनके सांसद तो तैयार बैठे हैं, विधायक भी तैयार बैठे हैं, क्योंकि उनका अपना अस्तित्व का प्रश्न है। हालांकि इस बीच अब एक और घटना होने जा रही है, वहां के मुंबई उसी कॉर्पोरेशन के चुनाव, जो कि अपने में एक बहुत बड़ी वो है। इसका बजट जो है किसी भी राज्य, कई छोटे मोटे राज्यों से बहुत बड़ा वो है, और लोग जानते हैं कि ये इनका जो है 20 सालों से इसमें उसका राज चल रहा है उद्धव ठाकरे का, तो जो दाना पानी खाना पीना सब जो है यही चलता है। तो ये दो घटनाएं किस रूप से लेती हैं, ये आने वाले इस बिल में पता चल जाएगा। देखिएगा आप, महाराष्ट्र की राजनीति बहुत दिलचस्प होने वाली है। धन्यवाद। आपसे पुनः निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा।